क्या हाल चाल है। थोड़ा लेट हो गया, उस सेंटर पे थे। उस सेंटर से इस सेंटर आने में हमको लगता है 5 मिनट बहुत हो गया। पैदल 5 मिनट, लेकिन जाम लग जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाता है। चलिए आइए, आज का जो टेस्ट है इसमें स्टैटिक है, करंट है और बिहार है। स्टैटिक, करंट और बिहार, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? यह भारतीय क्रिकेट इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट इतिहास के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। युद्ध और शांति, वार एंड पीस। युद्ध और शांति, अंग्रेजी में वार एंड पीस। यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और जो लियो टॉल्स्टॉय है अपने समय के बड़े दार्शनिकों में से एक थे। महात्मा गांधी के जीवन पर टॉल्स्टॉय का भी प्रभाव देखने को मिला है और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के ही महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना किया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1910 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। तो वार एंड पीस यानी हिंदी में युद्ध और शांति लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? एक तरफ है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और दूसरे तरफ है कृति। मतलब किस रचना के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उस संदर्भ में प्रश्न है। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1965 ईस्वी में सर्वप्रथम यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप। इसके बाद अलग अलग वर्ष यह पुरस्कार अलग अलग साहित्यकारों को मिला है। 2024 में यह पुरस्कार स्वामी श्री रामभद्राचार्य और गुलजार, उन्हें मिला है यह पुरस्कार। तो अब देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा साहित्य के लिए सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार 1968 में मिला है और उनकी कृति चिदंबरा के लिए उन्हें अर्थात सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला है। और हिंदी भाषा साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत ही है। और सामान्य तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उन 22 भाषाओं में से ही किसी एक भाषा में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान को लेकर यह पुरस्कार सामान्यतः दिया जाता है। लेकिन अब तो अंग्रेजी के क्षेत्र में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है और अभी तक एकमात्र बार अमिताभ घोष को अंग्रेजी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2018 में। रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी, देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला है। रश्मि रथी के लिए नहीं बल्कि उनकी रचना उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और उन्हें यह पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिला है।
फिर महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अज्ञेय को 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। यही विकल्प असत्य है, यही विकल्प गलत है, यही विकल्प असत्य है, यही विकल्प गलत है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना रश्मि रथी नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आंसर हो जाएगा बी। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया है? देखिए, सामान्य तौर पर जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है किसी भारतीय को ही दिया जाता है सामान्यतः। बहुत कम एक्सेप्शन केस में आपको मिलेगा कि किसी विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, इक्का दुक्का आपको मिलेगा, नहीं तो सामान्य तौर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीयों को ही दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू हुआ है। नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार 1990 में दिया गया है। 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 में ही हो गया था। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1990 में मिला है। 1990 में भीमराव अंबेडकर और अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला, 1990 में अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1990। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी की अगर हम बात करें तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है सितार से है। निखिल बनर्जी हो गया, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए, पंडित रविशंकर हो गए, बिलायत खां हो गए, ये सभी सितार वादक है, ये सभी सितार बजाते हैं। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो गुजरात, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो गुजरात। ऐसे छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो ऑप्शन में है नहीं, है सॉरी छत्तीसगढ़, सॉरी दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, लेकिन पहले गुजरात है, गुजराती के साथ जाइए, ठीक है, दोनों हो सकता है, सॉरी पनिहारी भी है, पनिहारी भी है, ठीक है। देखिए, एक बात जानिए आप, एक लोक नृत्य और एक जनजाति का संबंध एक ही राज्य से नहीं होता है। जैसे संथाल जनजाति क्या सिर्फ झारखंड में रहती है? झारखंड में मुख्य तौर पर रहती है, लेकिन संथाल जनजाति बिहार में भी है, संथाल जनजाति ओडिशा में भी है, संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी है। तो लोक नृत्य और जनजाति की अगर आप बात करेंगे तो एक जनजाति और एक लोक नृत्य का संबंध सिर्फ एक राज्य से नहीं होता है, समझ गए? तो यहां पर थोड़ा काफी अच्छे से आपको क्वेश्चन को डील करना होगा, विशेष तौर पर लोक नृत्य और जनजाति के संदर्भ में रहे। जैसे बिहार के संदर्भ में परीक्षा दे रहे हैं, कोई जनजाति पूछा जो बिहार झारखंड दोनों में रह रहा है, अब पूछ दिया कहां रह रहा है, तो बिहार को टिक कीजिए ना, सही हो जाएगा आपका, समझ गए? तो काफी दिमाग लगा करके इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना होता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, यह राजमुंदरी में है, राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। और भारत में अगर तंबाकू की बात करें तो भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाली ना। मुगल काल में तंबाकू का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। और बंद भी कौन किया था? आए? खाते हैं ना आप लोग? अन्ना सागर झील किस नदी पर बना है? देखिए, जो अन्ना सागर झील है राजस्थान में है, अन्ना सागर झील राजस्थान के अजमेर में है और यह लूनी नदी पर है, लूनी।
लूनी नदी पर, लूनी नदी। और लूनी नदी की हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं जो लूनी नदी है राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। और इस नदी का जो पानी होता है खारा होता है, जिस वजह से इसे लमन नदी भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। हाँ, सही बात है। शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? देखिए, जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। इसका निर्माण 1619 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किया था। विश्व बाल कोष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व बाल कोष दिवस है यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आंसर में संभवतः, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहे हैं, आंसर में संभवतः ए दे दिया है, इसका सही उत्तर बी होगा जो बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? देश और संसद का नाम, जैसे देखिए भारत, भारत की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? संसद। फिर ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो विश्व के अलग अलग देशों के संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इजराइल के संसद को खुरल नहीं, इजराइल के संसद को कहते हैं नेसेट। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट, नेसेट, नेसेट कहते हैं। खुरल जो है ना, मंगोलिया, मंगोलिया के संसद को खुरल कहते हैं। मंगोलिया, मंगोलिया की आप बात करेंगे तो मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। और मंगोलिया कहां है जानते हैं? मानचित्र पर जाइएगा ना, चीन और रूस के बीच में है। चीन के उत्तर में, रूस के दक्षिण में, समझ गए? मंगोलिया है। स्पेन कॉर्टेस सही है, मालदीव मालदीव मजलिस सही है, कनाडा पार्लियामेंट सही है। आंसर हो जाएगा ए। जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु या पक्षी है आइबिस, आइबिस। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल है। देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, पूरा विश्व दो गुट में बट गया, अमेरिकी गुट, रूसी गुट। लेकिन 1945 के बाद विश्व के कई देश स्वतंत्र हुए। तो विश्व के कई देश जब स्वतंत्र हुए तो वो ना अमेरिकी गुट में शामिल हुआ और ना रूसी गुट में शामिल हुआ, बल्कि वे अपने आप को तटस्थ रखा, मतलब अलग रखा। तो 1945 के बाद विश्व के ऐसे देश जो ना अपने आप को अमेरिकी गुट में शामिल किया, ना रूसी गुट में शामिल किया, बल्कि तटस्थता की नीति को अपनाया, वो सभी देश ही मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का काफी बड़ा योगदान रहा है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वह बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में आयोजित हुआ है। बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था। देखिए कांग्रेस के सम्मेलन में
स्वतंत्रता का प्रस्ताव मतलब स्वराज का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी, उसी में भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस अपने 1925 के वार्षिक अधिवेशन में इसे पारित नहीं कर पाया, बल्कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता अर्थात पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया, जिस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। खैर उससे मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति था हसरत मोहानी। खैर हसरत मोहानी का हसरत पूरा नहीं हो पाया, मतलब जो वो चाहते थे वो हो नहीं पाया, समझे। तो हसरत मोहानी भारत का प्रथम आणविक केंद्र स्थापित हुआ है। देखिए भारत का जो प्रथम आणविक केंद्र है महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित हुआ है, और यह अमेरिका के मदद से स्थापित हुआ है। अमेरिका के मदद से स्थापित हुआ है तारापुर। नरोरा आणविक केंद्र उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम आणविक केंद्र तमिलनाडु में है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 के कांग्रेस के कोलकाता में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1917 में कांग्रेस के कोलकाता में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और ये आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड की रहने वाली थी। वही एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला सरोजिनी नायडू है, जो 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और यह कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला है। और एक और महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, उसका क्या नाम है? नलिनी सेन। तीन महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1933 कोलकाता। 1933 कोलकाता। ये दोनों तो जाने ही। तीसरी नलिनी सेन गुप्ता है जो 1933 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? देखिए जो सर्किट कप है, सर्किट कप का संबंध है गोल्फ से। गोल्फ से है। आदित्य सामंत का संबंध किस खेल से है? आदित्य सामंत जो है इसका संबंध शतरंज से है, और यह संभवतः भारत के 83 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। 83 में 83 83 है संभव, 83 या 84 देख लीजिएगा आप अपना। लेकिन भारत का ग्रैंड मास्टर बना आदित्य सामंत भी, इसका संबंध शतरंज से है। 73वें संविधान संशोधन अधिवेशन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष, समझ गए। और फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, और फिर राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? सेल अबसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है? अबसादी चट्टान है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। अर्थात संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हुए सच्चिदानंद सिन्हा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है मुंबई सिटी ने, और मोहन बागान को हराकर। यह खिताब मुंबई सिटी जीता है मोहन बागान को हराकर। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है?
भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ ने नियुक्त किया है करीना कपूर को। और देखिए यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स, इसकी स्थापना संभवतः 1946 में हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए नियुक्त किया है करीना कपूर को। लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं? देखिए भारत में 2024 ईस्वी में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और यह चुनाव 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और 1 जून 2024 तक चला। 18वीं लोकसभा का चुनाव टोटल 7 चरण में हुआ और परिणाम 4 जून 2024 को आया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और इस चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। बहुत सारे देश हैं जिसकी आबादी 64 करोड़ नहीं है, लेकिन भारत में 64 करोड़ लोग मतदान किया है। ऐसे पंजीकृत मतदाता है 96 करोड़, मतदान किया है 64 करोड़ के आसपास लोग। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कैसे करवाया जाता है, इसको लेकर विश्व के अलग अलग देशों में चुनाव करवाने वाली संस्थाओं में एक उत्सुकता होती है कि इतना अधिक आबादी में भी भारत चुनाव संपन्न कैसे करवा लेता है। तो भारत के चुनाव पर हर देश का नजर रहता है, चाहे वह छोटा देश हो या बड़ा देश हो, चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील देश हो, हर देश का नजर रहता है। और 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान विश्व के 23 देश के 75 के आसपास प्रतिनिधि, विश्व के 23 देश के 75 के आसपास प्रतिनिधि जो है 18वीं लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कि आखिरकार भारत में चुनाव कराने का तरीका क्या है, भारत पहुंचे हैं। तो आंसर हो जाएगा 23 देश, 23। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? बजरंग पुनिया। ये जो है ना, नाडा जो है इसको अपना सैंपल मांगा, सैंपल देने से इन्होंने मना कर दिया, सैंपल इन्होंने नहीं दिया। तो नाडा ने इन्हें अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है, बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया का संबंध कौन खेल से? कुश्ती ना। गिरीश चंद्र मुर्मू और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? नेपाल। भारत और नेपाल के महालेखा परीक्षक। यूनेस्को गिलर्मो केनो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है, क्योंकि विशेष तौर पर गाजा संकट को फिलिस्तीनी पत्रकारों ने निर्भीकता से जो कवर किया है, उसी को लेकर के फिलिस्तीनी पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। पत्रकारिता जगत में दिया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। तो फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है गाजा संकट को कवर करने के लिए। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे बनी है। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? देखिए, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, यह रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह दिखलाया जाता है कि विश्व के किस देश में पत्रकारिता का हाल क्या है, विश्व के किस देश में पत्रकारिता का हाल क्या है। और भारत में तो पत्रकारिता का बहुत बुरा हाल है, भारत में पत्रकारिता का काफी बुरा हाल है। और भारत का स्थान है 159, 159वां 159। पहला स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 159, एकदम नीचे से है भारत।
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है? नेपाल। नेपाल नेपाल जो है नया 100 रुपया का नोट जारी किया है और उसमें लिपुलेख, काला पानी का क्षेत्र, लिपुलेख का क्षेत्र जो कि भारत के कब्जा में है, काला पानी का क्षेत्र भारत के कब्जा में है, लिपुलेख का क्षेत्र भारत के कब्जा में है। तो जो क्षेत्र भारत के कब्जा में है उसे अपने देश का बतलाने का प्रयास जो है नेपाल ने किया है अपने 100 रुपया के नोट के जरिए, समझ गए? तो नेपाल। हाल ही में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? संजय कुमार मिश्रा को, संजय कुमार मिश्रा। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जारी आधिकारिक सॉन्ग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किसके द्वारा तैयार किया गया है? देखिए, आईसीसी टी20 विश्व कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ, यूएसए और वेस्ट इंडीज में ही हुआ, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ है, जिसमें भारत जीता है। किसको हराकर जीता है? साउथ अफ्रीका। भारत साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। तो उसका आधिकारिक सॉन्ग था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और यह गाना तैयार किया गया है सीन पॉल और सोका, दोनों ने मिलकर तैयार किया है। आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? 33%। 33%। कांस फिल्म महोत्सव में, कांस फिल्म महोत्सव किस देश का फिल्म महोत्सव है? फ्रांस का ना। फिल्म जगत का, फ्रांस का सबसे बड़ा महोत्सव कांस फिल्म महोत्सव है और इसमें मेरिल स्ट्रीप नामक अभिनेत्री को मानद पाम डीआर पुरस्कार दिया गया है। मेरिल स्ट्रीप। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है? सुनीता विलियम्स। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान FWD 2000B का अनावरण कहां किया गया? बेंगलुरु में। थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? चीन ने। और ये दोनों कप का संबंध है बैडमिंटन से। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है और उबेर कप महिला, उबेर कप महिला, बैडमिंटन से संबंधित दोनों। और चीन में ही आयोजित हुआ है और चीन ही जीता है। दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई राजनयिक नियुक्त किया है? यूक्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, उत्तराखंड। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई। 7 मई को। बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां प्रस्तावित है? राजगीर में। राजगीर में। वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी बन रहा है, क्रिकेट ना, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। नीतीश कुमार उधरे के न है, हो वहीं के हैं। हाँ, तो बुढ़ारी में अपना जाएंगे क्रिकेट देखने, बना लिए हैं बगल में। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में। ईस्ट चंपारण यहां है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने रामदयालु सिंह। वर्तमान में बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंदकिशोर यादव। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मधुबनी में। मंदार महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता? बांका में। बांका में। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे हम लोग मिलेंगे सोमवार, और सोमवार से जो है आपका रेगुलर टेस्ट हो जाएगा। बिट्टू सर भी आ जाएंगे।
सोमवार को तो मेरा ही टेस्ट है, तो सोमवार को हम लोग मिलते हैं और फिर इस वीक से जो है, आने वाला वीक से जो है रेगुलर टेस्ट हो रहा है।